नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आपका फाइनल टच होगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक पर। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर आप काफ़ी चिंतित रहते हैं और आपको डर रहता है कि यहाँ से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन सभी टॉपिक्स को मैं आज लेकर आया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जब उठाकर आप देखोगे PYQs किसके, यूपी PCS के, ROARO के या अन्य ऐसी परीक्षाओं के जहां पर आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पूछा जाता है, तो बहुत सारे PYQs आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे गए हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों को भी मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की PDF की, फिर चाहे आप लोअर PCS की तैयारी कर रहे हो या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, सभी के सुव्यवस्थित नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपकी तैयारी में जो अहम योगदान देंगे। हमारे जो नोट्स हैं हिस्ट्री के, फिजिक्स के, साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, वो सभी आपकी सभी परीक्षाओं में काम आते हैं। इतना सुव्यवस्थित कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए। तो अभी हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पूरा करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को। अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अवधारणाओं से। सबसे पहले देखते हैं इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। बात करेंगे जैविक घटक की और अजैविक घटक। जैविक यानी कि सजीव, बायोटिक। अजैविक यानी कि निर्जीव, अबायोटिक। उत्पादक कौन होते हैं इसमें हरे पौधे उत्पादक होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं। अजैविक घटक में भौतिक कारकों में तापमान आता है, प्रकाश आता है, आर्द्रता आता है, वायुमंडलीय दबाव आते हैं, जो पर्यावरण को, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता में कौन आएगा? शाकाहारी जो हैं, मांसाहारी जो हैं और सर्वाहारी जो हैं, ये सब उपभोक्ता हैं और ये सभी जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ आते हैं जो इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, जैसे जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। अपघटक डिकम्पोजर, कवक और जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि आते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक की जानकारी आपको पूरी दे दी गई है, अंतर स्पष्ट आपको हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम छाता विधान 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT अधिनियम 2010 में आया। ये सभी अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कम से कम इनका वर्ष तो याद रखिए ही। अंतिम समय में आप यही तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायर्नियर से हुई है। इसका अर्थ है घेरना या पड़ोस का। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत स्टॉकहोम स्वीडन सम्मेलन के बाद 1973 से हुई। पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। तो एजेंडा 21 जो है 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सतत विकास की अवधारणा का पहली बार प्रयोग 1987 की ब्रटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में किया गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट की मेन थीम क्या थी या किस नेम से आई थी, तो ये अवर कॉमन फ्यूचर के नेम से आई थी 1987 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत में छाता विधान के रूप में जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी शोध संस्थान नीरी
नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और ये यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। डीप इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्निस ने 1973 में किया था। अर्निस नेसैन का पूरा नाम, इन्होंने 1973 में किया था। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकले ने 1866 में ओकोलॉजी के रूप में किया था। जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। इकोटोन दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे जंगल और घास के मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र है जहां जैव विविधता सबसे अधिक होती है। इकोलॉजिकल निशे, कहीं पर इसको नीके पढ़ते हैं, कहीं पर इसको निशे पढ़ते हैं, या इसको हिंदी में निकेत भी पढ़ते हैं। तो इकोलॉजिकल निके की संकल्पना ग्रिनेल्स द्वारा की गई थी, जो किसी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका को दर्शाता है। धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। आगे की जो कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड में वनों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुआ था। अपिको आंदोलन 1983 दक्षिण भारत कर्नाटक में चिपको आंदोलन के तर्ज पर पांडुरंग हेगड़े द्वारा चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने किया था। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई, जिसे बाद में पर्यावरण और वन मंत्रालय बना दिया गया। साइलेंट स्प्रिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका राशेल कार्सन है, जिसमें कीटनाशकों के खतरों को बताया गया है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जेडएसआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्य रूप से सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। पारिस्थितिकी पदछाप को मापने की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में लागू की गई और 1988 में संशोधित की गई। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल पर 33% भाग वन का होना चाहिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जितने भी वन लाइनर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर मत करिएगा। अब हम बढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र और उनके प्रकार की, इकोसिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। कृषि भूमि, खेत और एक्वेरियम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। लिंडेमैन का 10% का नियम है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर उत्पादक हरे पौधे होते हैं। कवक और जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक यानी कि डीकंपोजर कहलाते हैं, जो प्रकृति के सफाई कर्मी है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ऊर्जा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो सीधा यानी कि अपराइट बनता है। तालाब यानी कि एक्वेटिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार यानी कि बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। किसी क्षेत्र के सभी जीव और पर्यावरण के निर्जीव घटक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव आएंगे और पर्यावरण के अंदर जो निर्जीव घटक हैं वो भी आएंगे, जैसे जल है, तापमान है, ये सब आते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैविक घटक और अजैविक घटक।
कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल बनता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जैसे टिड्डा, गाय, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं जैसे मेंढक, लोमड़ी। पारिस्थितिकी कर्मता इकोलॉजिकल नीचे किसी प्रजाति का उसके पर्यावरण में कार्यात्मक स्थान है। प्रवाल भित्ति और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं। मरुस्थल और गहरे समुद्र की प्राथमिकता उत्पादकता सबसे कम होती है। मरुस्थल और गहरे समुद्र की प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। लैंटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? स्थिर जल का आवास, जैसे तालाब है, झील है, दलदल है, यहां पर पानी स्थिर होता है, इसको लैंटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। लोटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? बहते हुए जल का आवास, जैसे नदी है, झरना है। दलदली भूमि को पृथ्वी के गुर्दे यानी कि किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये जल को शुद्ध करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र गैसीय चक्र के उदाहरण हैं। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र अवसादी चक्र के उदाहरण हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% की होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे नहीं ले सकते। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन का फिक्सन है वो राइजोबियम जीवाणु करते हैं। कीस्टोन प्रजातियां वे हैं जिनका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शेर, हाथी, प्रबाल। तो जो इन लोगों का जो भोजन लेने ग्रहण करने का सिस्टम है वो ये इनका जो तंत्र है इनके अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। ये अपने अनुपात से अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे हाथी है तो उसका भोजन की क्षमता है बहुत ज़्यादा है, संख्या कम होगी लेकिन भोजन बहुत ज़्यादा ग्रहण करेंगे। संकेतक प्रजाति पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की पूर्व सूचना देती है, जैसे लाइकेन SO2 प्रदूषण के लिए। छाया प्रजाति के संरक्षण से उस आवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण होता है, जैसे बाघ। सहजीविता में दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, जैसे शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। परजीविता में एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है, जैसे अमरबेल। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंतिम चरण चरम समुदाय कहलाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। नग्न चट्टानों पर अनुक्रमण की शुरुआत लाइकेन द्वारा की जाती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। वन्य जीवन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इंटरेक्शंस। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था और काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई। पुराना नाम इसका हैली नेशनल पार्क था और इसका वर्तमान में भी नया नाम आ गया है। बताइए कमेंट में आप में से किसको पता है। तो मैं बताता हूं आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। हुंगल कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है और ये लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड अंडमान निकोबार में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर लोकटक झील पर स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना 1975 में शुरू की गई थी।
गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू की गई। गिद्धों की मृत्यु का कारण डिक्लोफेनेक दवा नामक दवा थी। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरू की गई। लाल पांडा परियोजना 1996 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग द्वारा शुरू की गई। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में ओडिशा के भीतरकनिका अभ्यारण्य में ऑलिव रिडले कछुओं के लिए शुरू की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है और ये ऑलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और यह मुख्य रूप से बाघ संरक्षण के लिए, जो बाघ संरक्षण है उसके लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1977 में घोषित किया गया। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यह यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है और अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को बाघों का घर कहा जाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। 2026 तक भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें नवीनतम 58वां रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। यह दुनिया की 75% बाघ आबादी, लगभग 3682 से अधिक बाघों की संख्या जो भारत में है, ये वहां पर है। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में स्थित है, जो अपनी घनी जैव विविधता और लायन टेल्ड मकाक के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रेड डेटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा है। अब हम बात करेंगे जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था। जैव विविधता के जनक E.O. विल्सन को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, जो दुनिया के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% उत्पादन करते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। वर्तमान में विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। पहला तो पश्चिमी घाट हो जाता है, दूसरा हो जाता है इंडो बर्मा क्षेत्र और तीसरा हो जाता है हिमालय क्षेत्र और चौथा हो जाता है सुडालैंड, जो अंडमान निकोबार में आता है। इन सीटू जो है ये भी याद रखिएगा। स्वस्थानीय संरक्षण किसको कहते हैं? जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। जैसे कहीं पर जीव रह रहे हैं तो उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। तो इससे क्या होगा, वहां पर जो मानवीय गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा और इससे उनका संरक्षण उनके स्वयं के स्थान पर ही हो जाएगा। फिर आता है XC2 बाह्य स्थानीय संरक्षण। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर बना लिया, वनस्पति उद्यान बना लिया, जीन बैंक बना ली, सीड बैंक बना ली, क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा। तो जो अभी एक बनतारा चिड़ियाघर बनाया गया है, जू बनाया गया है अंबानी के द्वारा, वो इतना बृहत है और सबसे बड़ा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण भारत में बन गया है। अभी शायद परीक्षाओं में नहीं पूछा जाए, लेकिन आगे परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा बनतारा के बारे में, तो वो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी 1986 था। भारत में वर्तमान में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं।
इन 18 क्षेत्रों में 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मानव और जीव मंडल मैब कार्यक्रम के तहत विश्व नेटवर्क WNBR का हिस्सा है। यूनेस्को का मैब मानव और जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कच्छ का रण गुजरात भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू सैखोवा असम भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को नेटवर्क में शामिल होने वाला नवीनतम 13वां यूनेस्को स्थल बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश है। अल्फा जैव विविधता क्या होती है? एक ही आवास या समुदाय में प्रजातियों की विविधता को मापती है। बीटा जैव विविधता क्या होती है? दो अलग अलग आवासों के बीच प्रजातियों के परिवर्तन की दर को दर्शाती है। गामा जैव विविधता क्या होती है? एक संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र भूदृश्य की कुल विविधता को दर्शाती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, जैव सुरक्षा और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित है और यह 2000 में अपनाया गया था। नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों के उचित बंटवारे ABS से संबंधित है और यह 2010 में अपनाया गया था। भारत ने जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवाल प्रवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और उन्हें रंग प्रदान करते हैं। प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण समुद्री जल के तापमान में वृद्धि है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर हुए थे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 है। 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह हो गई है। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर स्थल थे। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन रामसर स्थलों का रजिस्टर है जिनके पारिस्थितिकी स्वरूप में प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप से परिवर्तन आया है। भारत के 2 स्थल इसमें शामिल हैं, केवलादेव और लोकटक झील, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण और उनके निवारण की। प्रदूषण क्या है? प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करते हैं। तो प्रदूषण तभी होगा जब प्रदूषक होंगे और प्रदूषकों के द्वारा ही पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन होता है। यानी कि हम जो वांछनीय नहीं है, जिसकी चाहत नहीं है, वो परिवर्तन हो गया जो खतरनाक है, निगेटिव है। प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे CO है, CO2 है, SO2 है, NO2 है। द्वितीयक प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में प्रतिक्रिया से बनते हैं, जैसे ओजोन है, O3, पैन है, स्मॉग है। लाइकेन वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 सल्फर के सबसे अच्छे जैविक संकेतक होते हैं। ठीक है, परीक्षा में यह पूछा गया है। मोटर वाहनों से निकलने वाला मुख्य हानिकारक प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें ये नहीं निकलता है। भविष्य में ये प्रश्न बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से जुड़कर ऑक्सीजन के परिवहन को रोकता है, जिससे दम घोटू मौत हो सकती है। सीसा लेड वाहनों के धुएं से निकलने वाला एक खतरनाक धातु प्रदूषक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पेट्रोल को एंटी नॉक बनाने के लिए उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट्स कोयला आधारित बिजली से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है। जिन शहरों में या जिन लोगों के घरों के आसपास थर्मल पावर प्लांट्स बने हैं, जैसे कानपुर का पनकी पावर प्लांट्स है, तो वहाँ आसपास घरों में फ्लाई ऐश की मात्रा जाती होगी, तो ये प्रमुख प्रदूषक है। ठीक है, प्रदूषण करता है। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा मापने का तरीका है। उच्च BOD का मतलब है जल अधिक प्रदूषित है। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने का BOD से अधिक सटीक तरीका है। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण, जल निकायों में पोषक तत्वों नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता से शैवाल प्रस्फुटन होना, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां मर जाती हैं। तो जो सुपोषण है,
शैवालों को प्रदूषण से भोजन मिलता है और फिर वो पूरे जल क्षेत्र को ऊपर से ढक लेते हैं। अब जब ऊपर से ढक लिया है तो नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी में और उस परिस्थिति में मछलियां मर जाती हैं। पारा मरकरी से दूषित जल पीने से मिनामाता रोग होता है और यह सबसे पहले जापान में देखा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई इटाई या आउच आउच रोग होता है, हड्डियों में दर्द होता है। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट डिजीज होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार के भूजल में यह समस्या आम है। जल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जाने पर अविघटित प्रदूषकों जैसे डीडीटी की सांद्रता का बढ़ना, इसके कारण से पक्षियों के अंडे के छिलके पतले हो जाते हैं। बायोरेमेडिएशन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाना। ऑयल जैपर टेरी द्वारा विकसित बैक्टीरिया का समूह है जो समुद्र में फैले तेल को साफ करने में मदद करता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। WHO के अनुसार आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में सुरक्षित ध्वनि स्तर 45 dB से 55 dB है। 80 dB से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे घने पेड़ लगाने की तकनीकी है। अशोक और नीम के पेड़ ध्वनि को अच्छे से अवशोषित करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस पर एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज बनी है, उसको आप देखिएगा, आपको भोपाल गैस त्रासदी का काफ़ी ज़्यादा अनुमान लग जाएगा, पर एग्जाम के बाद देखिएगा, अभी मत देखने लगेगा। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में यूक्रेन में हुई थी, जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण का सबसे बड़ा उदाहरण है। फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा 2011 में सुनामी के कारण जापान में हुई थी। ई कचरा में सबसे अधिक पाई जाने वाली भारी धातुएं सीसा और कैडमियम है। भारत में सबसे ज्यादा ई कचरा महाराष्ट्र में उत्पन्न होता है। बेसल सम्मेलन 1989 खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण से संबंधित है। रॉटरडैम सम्मेलन 1998 अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी जैविक प्रदूषकों पीओपीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के उत्पादन और उपयोग को खत्म करने से संबंधित है। मिनामाता सम्मेलन पारे के उपयोग और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए है। स्मोक और फॉग यानी कि धुएं और कोहरे को स्मॉग कहते हैं। लॉस एंजलिस स्मॉग यह गर्मियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच प्रतिक्रिया से बनता है। इसमें ओजोन प्रमुख प्रदूषक है। लंदन स्मॉग यह सर्दियों में सुबह के समय होता है, जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना 1974 में जल अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI भारत में 2014 में लॉन्च किया गया, जिसमें 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO3, NH3 और PB को मापा जाता है। इसमें CO2 और मीथेन शामिल नहीं है। PM2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर कणिका तत्व हैं जो श्वसन तंत्र में गहराई तक जाकर अस्थमा और फेफड़ों के रोग पैदा करते हैं। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वायु गुणवत्ता मापने की प्रणाली है। BS यानी कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यूरो मानकों पर आधारित वर्तमान में भारत में BS6 मानक लागू है। अब हम बात करेंगे वातावरण संबंधी मानभंग की। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जहां सभी मौसमी घटनाएं बादल, बारिश आदि होती हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों UVV और UVC को अवशोषित करती हैं और त्वचा कैंसर से बचाती हैं। क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को बैड ओजोन कहा जाता है,
जो एक प्रदूषक है, जबकि समताप मंडल की ओजोन को गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई डाबसन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज पहुंचाते हैं, जो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलते हैं। ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जोसेफ फारमैन द्वारा की गई थी। वियना कन्वेंशन 1985 ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करने के लिए 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। यह सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। किगाली समझौता, किगाली अमेंडमेंट 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। एचएफसीज ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें हैं। वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर ये गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ा रहा, जिसे स्टोन कैंसर कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है, तो जो अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है उसे स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। और इसका मुख्य कारण है मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली SO2, जिसका मुख्य कारण है। ठीक है, अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। इसे सुधारने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। झीलों में अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया को लीमिंग कहते हैं। अम्ल वर्षा के संकेतक के रूप में मछलियों की मृत्यु और पेड़ों, विशेषकर कॉनिफर की पत्तियों का गिरना देखा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। नॉर्वे में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। हेलेंस्की प्रोटोकॉल 1985 सल्फर उत्सर्जन को कम करने से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रभाव आकलन की, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA जिसको कहा जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA किसी भी प्रमुख विकास परियोजना जैसे बांध, खदान, उद्योग को शुरू करने से पहले उसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन है। EIA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं, को सुनिश्चित करना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करना है। भारत में पहली बार EIA की शुरुआत 1976-77 में नदी घाटी परियोजनाओं के मूल्यांकन के साथ हुई। भारत में EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत में पहली EIA अधिसूचना 1994 में जारी की गई। भारत में EIA अधिसूचना 2006 लागू है वर्तमान में, जिसमें 2020 में कुछ विवादित संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। EIA अधिसूचना 2006 के तहत विकास परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 राष्ट्रीय स्तर, श्रेणी B राज्य स्तर। श्रेणी A परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देता है। श्रेणी B परियोजनाओं के लिए मंजूरी राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। EIA प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और अप्रेजल। स्क्रीनिंग यह तय करना कि क्या किसी परियोजना के लिए EIA आवश्यक है या नहीं। स्कोपिंग उन प्रमुख मुद्दों और प्रभावों की पहचान करना जिनका अध्ययन EIA के दौरान किया जाना चाहिए। जन सुनवाई, पब्लिक कंसल्टेशन EIA प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां स्थानीय लोगों को परियोजना के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार होता है। कुछ रणनीतिक परियोजनाओं को इससे छूट प्राप्त है। पोस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मॉनिटरिंग यह सुनिश्चित करना कि परियोजना प्रस्तावक मंजूरी देते समय निर्धारित शर्तों का पालन कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, इसकी स्थापना 2010 में पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए की गई। आदर्श कुमार गोयल इसके पूर्व प्रसिद्ध अध्यक्ष रहे हैं। NGT पर्यावरण कानूनों से जुड़े सिविल मामलों की सुनवाई करता है
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके दायरे से बाहर है। भारत में EIA UNEP के दिशा निर्देशों पर आधारित है। पर्यावरण प्रबंधन योजना EMP, यह EIA रिपोर्ट का वह हिस्सा है जिसमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय सुझाए जाते हैं। रणनीतिक पर्यावरण आकलन, यह एकल परियोजना के बजाय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करता है। EIA से व्यापक दृष्टिकोण है इसका। सामाजिक प्रभाव आकलन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत विस्थापित होने वाले लोगों पर परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की बुनियादी बातों की। बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म कर रही है। यदि यह नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण को पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण को रोक लेती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 60% योगदान है इसका। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान जल वाष्प का होता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, HFCs और SF6 और जलवाष्प हैं। मीथेन CH4 धान के खेतों, जुगाली करने वाले जानवरों, गाय भैंस, कोयले की खदानों और आर्द्र भूमियों से उत्सर्जित होती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP CO2 की तुलना में किसी गैस द्वारा ऊष्मा को सोखने की क्षमता SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का GWP सबसे अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना 1988 में WMO और UNEP द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNFCCC को 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया और यह 1994 में लागू हुआ था। UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था को COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। पहला COP1 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। भारत में 2002 में नई दिल्ली में COP8 का आयोजन किया गया था। कियोटो प्रोटोकॉल 1997 COP3 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। यह 2005 में लागू हुआ था। कियोटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग और स्वच्छ विकास तंत्र CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की अवधारणा पेश की गई। पेरिस समझौता 2015 में आया COP 2021 के तहत। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करना होता है। भारत ने COP26 ग्लासगो 2021 में 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है और ये पंचामृत रणनीति है। कार्बन सिंक, ये प्राकृतिक या कृत्रिम प्रणालियां जो CO2 को अवशोषित करती हैं, जैसे जंगल, महासागर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। कार्बन टैक्स, जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर लगने वाला कर जिसे सबसे पहले फिनलैंड और स्वीडन ने लागू किया था। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है। ब्लू कार्बन क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास द्वारा अवशोषित किया गया कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या है? स्थलीय जंगलों और पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जमा किया गया कार्बन। ब्राउन कार्बन या ब्लैक कार्बन, जीवाश्म ईंधन या बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म कण जो सूर्य के प्रकाश को सोख कर वार्मिंग बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई, जिसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस द्वारा 2015 के पेरिस सम्मेलन में शुरू किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। COP27 शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया, जहां लॉस एंड डैमेज फंड पर ऐतिहासिक सहमति बनी।
COP 28 2023 का आयोजन दुबई UAE में और COP 29 2024 बाकू अजरबैजान में और COP 30 2025 बेलम ब्राजील में आयोजित किया गया। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से भारी मात्रा में मीथेन गैस वायुमंडल में मुक्त हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रही है। तो ये जितने भी मैंने आपको COP बताए हैं इनको याद रखिएगा। अभी पहले पूछा गया है ये दुबई वाला, तो हो सकता है इस बार बेलम ब्राजील वाला पूछ लिया जाए। महासागरों द्वारा अधिक CO2 अवशोषित करने से महासागरीय अम्लीकरण हो रहा है, जो प्रवालों के लिए घातक है। जलवायु परिवर्तन के कारण अल नीनो जैसी घटनाएं अधिक तीव्र हो गई हैं, जिससे भारत में मानसून कमजोर होता है और सूखे की स्थिति बनती है। तो अल नीनो जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, भारत में सूखे की स्थिति बनती है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव सामा जिला जम्मू कश्मीर बना है। भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य सिक्किम बना है। GEF यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1992 के रियो सम्मेलन की पूर्व संध्या पर स्थापित एक वित्तीय तंत्र है, जो विकासशील देशों को पर्यावरण परियोजनाओं के लिए अनुदान देता है। अर्थ आवर WWF द्वारा आयोजित एक वार्षिक वैश्विक अभियान है, जिसमें लोग ऊर्जा बचाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता के लिए मार्च के अंतिम शनिवार को 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। भारत में पर्यावरण शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए इको क्लब योजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये तो आपके 250 वन लाइनर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप दिल पर हाथ रखकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इतना सुव्यवस्थित ढंग से इतने कम समय में यही कंटेंट अगर आपको किसी और चैनल पर मिलता तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा वो टीचर लेता। मैं आपको विद इन 1 आवर में सब कुछ प्रोवाइड करवाने के पूरा प्रयास करता हूं। 2026 तक भारत में कुल 58 अधिसूचित टाइगर रिजर्व हैं, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। ये रिजर्व दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी की रक्षा करते हैं। वर्तमान में भारत में 3682 से अधिक टाइगर हैं। नवीनतम प्रमुख परिवर्धनों में मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व 58वां शामिल है। यह रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के तहत संरक्षित है। सबसे अधिक जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना हाल ही में चर्चा में, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुबरी और नवीनतम रातापानी। उत्तराखंड में जिम कार्बेट भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व था। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिस्धारी और चंबल के पास धौलपुर करौली। अन्य महत्वपूर्ण में सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, पेरियार केरल और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करने और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध भारत में 2026 तक 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 1.23% भाग को कवर करते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्र की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में स्थित है, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, असम में स्थित है, 2021 में घोषित हुआ है। भौगोलिक विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.23% प्रमुख वन्यजीव प्रजातियां बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडा, हिम तेंदुआ आदि द्वारा संरक्षित है। लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, गिर गुजरात में है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर भारत के सबसे नए राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए तो दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम का 2021 में घोषित हुआ, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 2021 में घोषित हुआ और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 2012 में घोषित हुआ। महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो ये सारे तथ्य मैं अभी आपको बता चुका हूं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में स्थित है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, जो मरीन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुई, उत्तराखंड में है। रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व का संरक्षण करता है, रॉयल बंगाल टाइगर का, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्व नाम इसका हैली नेशनल पार्क है और वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित होता है, असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित होता है, गुजरात में, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित होता है, राजस्थान, भरतपुर में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी और इससे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और ये रामसर स्थल भी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित होता है, पश्चिम बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर का ये भी संरक्षण करता है। मैंग्रोव वनस्पति और खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान 1977 में स्थापित होता है, मणिपुर में। संगाई हिरण के लिए ये जाना जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोकटक झील पर है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में स्थापित होता है, उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। बाघ और बारासिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित होता है, लद्दाख में, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित होता है, जम्मू एवं कश्मीर में। हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है और उसका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित होता है, केरल में। जंगली हाथी और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह एक कृत्रिम झील के चारों ओर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित हुआ, राजस्थान, सवाई माधोपुर में। बाघ के लिए प्रसिद्ध है, इसे बाघों का घर कहा जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में स्थापित होता है, सिक्किम में। लाल पांडा और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, भारत की एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है यह। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित होता है, मध्य प्रदेश में। सफेद बाघ के लिए जाना जाता है, यहाँ बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित होता है, गुजरात, कच्छ की खाड़ी में। प्रवाल भित्तियां और डुंगोंग समुद्री गाय के लिए जाना जाता है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित होता है, अरुणाचल प्रदेश में। उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वेरल के लिए जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान 2021 में असम में स्थापित होता है, हाथी और हुलाक गिब्बन के लिए, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। राय मोना राष्ट्रीय उद्यान 2021 में स्थापित होता है, असम में। गोल्डन लंगूर के लिए यह प्रसिद्ध है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान 2012 में स्थापित होता है, पश्चिम बंगाल में। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। काजीरंगा के बाद गैंडों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहीं पर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित होता है, मध्य प्रदेश में। बाघ और बारासिंगा के लिए जाना जाता है, इसका शुभंकर भूर सिंह दा बारासिंगा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्थापित होता है, कर्नाटक में। बाघ और एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। साइलेंट वैली शांत घाटी 1984 में स्थापित होता है, केरल में। लॉयन टेल्ड मकाक के लिए जाना जाता है, अपनी घनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में असम में स्थापित होता है, बाघ, हाथी और पिग्मी हॉक के लिए जाना जाता है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की घाटी 1982 में स्थापित होता है, उत्तराखंड में। अल्पाइन फूलों की विविधता के लिए जाना जाता है, यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1998 में स्थापित होता है, ओडिशा में। खारे पानी के मगरमच्छ और मैंग्रोव वन के लिए ये जाना जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980 में स्थापित होता है, ओडिशा में। बाघ और हाथी के लिए जाना जाता है। लाल रेशम कपास के पेड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापित होता है, बिहार में, पश्चिमी चंपारण में। बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1987 में स्थापित होता है, अंडमान और निकोबार में। समुद्री जैव विविधता, यह भारत का सबसे छोटा 5 वर्ग किलोमीटर में फैला राष्ट्रीय उद्यान है।
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 में स्थापित होता है, केरल में है। नीलगिरी तहर के लिए जाना जाता है, इसका प्राकृतिक आवास है। यहाँ नीलकुरिंजी के फूल खिलते हैं जो 12 साल में एक बार खिलता है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में स्थापित होता है, कर्नाटक में। एशियाई हाथी और बाघ के लिए जाना जाता है, काबिनी नदी के किनारे स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित होता है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। बाघ के लिए और रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से ली गई है। तो ये सारा आपका रहा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ कंटेंट। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि आपके लिए सुव्यवस्थित और अच्छा कंटेंट लाया जा सके कम से कम समय में, जिससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। तो मैंने प्रयास किया कि जितना भी आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है उसका पूरा रिवीजन विद इन 1 आवर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप कमेंट करके हमें बताएंगे भी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, या स्क्रीन पर दिख रहा है आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे लेखपाल हो या लोअर पीसीएस हो। लोअर पीसीएस के लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो आपको लगातार दे भी रहे हैं और जिसके द्वारा आप लेखपाल में भी अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है। शॉर्टकट मत ढूंढिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकें, जितना ज़्यादा थ्योरी को रिवाइज कर सके वो इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय में अगर आप एमसीक्यू की तरफ भागेंगे, पीवाईक्यूज की तरफ भागेंगे तो उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा जितना लाभ आपको थ्योरी को कंप्लीट करने मिलेगा। आप एक टॉपिक तैयार कर लेंगे तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ 100 क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन आप एक प्रश्न तैयार करेंगे तो फिर आप उस प्रश्न में ही उलझे रह जाएंगे, प्रश्न घूम के आ जाएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। और रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर अभी भी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सभी पीडीएफ्स की जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।